महागणी नमस्कार। लोकमत राजस्थान चैनल पर मैं ममता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक टैलेंटेड गर्ल तुषारिका सिंह। आप लेडी श्रीराम कॉलेज की एल्यूमिनाई है, हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन के साथ ही पीआर एंड कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट है। पिछले 10 सालों से ये राजस्थान की टॉप पीआर एजेंसी स्पार्क कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई है। जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल से लेकर सिटी पैलेस तक इन्होंने कई आइकॉनिक क्लाइंट्स के साथ काम किया है। राइटिंग का शौक इनका ब्लॉग ऑल अबाउट जयपुर में साफ झलकता है, जहां ये पिंक सिटी की वाइब को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कैप्चर करती है। और जब काम से फुर्सत मिलती है तो इन्हें पसंद है एक अच्छी किताब, चाय का कप और अपने क्यूट फर बेबी के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताना। तो स्वागत करती हूँ तुषारिका सिंह का आपके पसंदीदा चैनल लोकमत राजस्थान पर। तुषारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ द इनवोग नारी शो में। थैंक यू। एंड मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके, बिकॉज़ मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ और आपने ये जो शो स्टार्ट किया ये भी मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है कि मैं आज आपके साथ इस शो पर हूँ। अच्छा तुषारिका, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न पीआर के बीच सही बैलेंस कैसे बनता है? क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस दोनों तरीक़ों से आप कैसे मैनेज करती हैं? तो ट्रेडिशनल पीआर जो है वो एक फाउंडेशन है जो हमारे पुराने वाले मीडिया के फॉर्म्स हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल हो, तो उसकी जो बेसिक्स हैं वही मॉडर्न पीआर में भी अप्लाई होती हैं। तो जब तक किसी भी चीज़ में जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते आप उसमें आगे बढ़ नहीं सकते। तो ट्रेडिशनल पीआर के जो भी बेसिक्स हैं, जैसे कि अगर हम न्यूज़ की बात करें तो हमेशा न्यूज़ में हमें ये सिखाया जाता है कि एक इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल फॉलो करते हैं, विच मीन्स कि जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सबसे पहले देते हैं हम न्यूज़ में और उसके बाद हम लीस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पर आते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल पीआर, ट्रेडिशनल मीडिया या किसी भी आप वेटरन जर्नलिस्ट या न्यूज़ पर्सन से बात करेंगे तो वो आपको ये कॉन्सेप्ट बताएंगे। यही चीज़ जो है हम आजकल मॉडर्न पीआर में भी अप्लाई करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर रील की बात करें, जो आजकल मॉडर्न पीआर का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है, तो रील में हमेशा बात करते हैं हम एक हुक की, कि हमारा हुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम व्यूअर को शुरू के 10 से 15 सेकंड में उन्हें अट्रैक्ट कर पाते हैं तो हमारी रील अच्छी चलती है। तो यही जो बेसिक है कि हमारा न्यूज़ में भी उसकी स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि रीडर उस न्यूज़ को पूरा पढ़ना चाहे। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और यही ट्रेडिशनल पीआर के जो बेसिक्स हैं वो हम मॉडर्न पीआर में अप्लाई करते हैं। समय के साथ साथ हमें मॉडर्न टूल्स को अपनाना पड़ता है, जैसे सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एसईओ हैं, ब्लॉगिंग है, इन्फ्लुएंसर्स है। तो इन टूल्स को आप अपनाते जाइए, लेकिन अपने बेसिक्स जो फाउंडेशन है पीआर की, जो हम ट्रेडिशनल पीआर से सीखते हैं, उसे मत भूलिए और उसे इन टूल्स में अप्लाई करिए। तो आई एम श्योर एक बहुत अच्छा बैलेंस आप कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर आपने जो ये ट्रेडिशनल पीआर की आप जो बात कर रहे हैं वो ज़रूर आपसे आपके फादर से भी आपने सीखा होगा, क्योंकि 2 जनरेशन जब साथ काम करती है तो मुझे लगता है बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और जो आपको ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो अब उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली जब मैं पीआर की फील्ड में आई तो मेरा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस इसमें नहीं था और जो भी मैंने सीखा या जो भी मैंने किया वो मैंने मेरे फादर के थ्रू ही किया। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि क्या पीआर होती है, इसके क्या बेसिक्स हैं, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं हमारे क्लाइंट्स की इमेज बिल्डिंग के लिए। तो ये सब उन्होंने ही मुझे सिखाया। और फिर जैसे जैसे क्योंकि मेरी ऑफ कोर्स एज यंग थी और मैं आजकल के मॉडर्न टूल से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ जो उन्हें शायद पता भी नहीं होंगे, तो कैसे कैसे हम उन मॉडर्न टूल्स को अपने काम में यूज़ कर सकते हैं और उस ट्रेडिशनल नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिखाया तो सब उन्होंने, लेकिन हाँ, मेरा ये इनिशिएटिव रहा है कि मैं आजकल के जो मॉडर्न टूल्स हैं पीआर के उनको साथ में जोड़ती हूँ। तो उससे कि एक अच्छा हम अपने क्लाइंट्स के लिए एक अच्छी ऑफरिंग दे पाते हैं कि जो इतने सालों का उनका ओवर 35 इयर्स का पीआर का एक्सपीरियंस है, प्लस जो आजकल के मॉडर्न टूल्स हैं उनको साथ में एक क्लाइंट के लिए अच्छा पैकेज मिलता है। अच्छा तुषारिका, मोस्टली ये कहा जाता है कि जो फैमिली से पास डाउन बिजनेस होते हैं वो करना बहुत इजी होता है, बट मुझे नहीं लगता है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी जो फैमिली से पास डाउन बिजनेस है उसका जो सेटअप होता है उसमें काम करने के क्या क्या तो फ़ायदे होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लगता सबको बहुत आसान है। सबको ऐसा लगता है कि आपको एक प्लेटर पे मिल गया है
सब कुछ, आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी एंड यू आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। तो यूजली ये लोगों का परसेप्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आसान है। ऑफ कोर्स मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इसके लिए अपने अलग प्रेशर्स और अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब आप अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे हर एक उस हाइट पे पहुँचते हैं लेकिन जब आपको एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस दिया जाता है चलाने के लिए, तो उसका एक ऑलरेडी बहुत बड़ी उसकी लेगेसी होती है, एक उसका बहुत ऊंचा बेंचमार्क होता है, और सबसे पहला प्रेशर ही आपके ऊपर ही होता है कि आपको इस बेंचमार्क तक अपने काम को लिव अप करना है, उस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑफ कोर्स ये होता है, जो लोग नहीं समझ पाते, जिन्होंने आई थिंक फैमिली सेटअप में या इनहेरिटेड बिजनेस में काम नहीं किया है, वो इस प्रेशर को नहीं समझ पाते। सेकेंडली, हमेशा एक चैलेंज जो रहता है वो आपको अपने एंसेस्टर्स के काम के साथ में कंपेयर किया जाता है कि वो इस तरह से काम करते थे, ये उतना अच्छा नहीं करती है शायद, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस हैं, लेकिन वो एक जैसे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में हमेशा एक कंपैरिजन आता ही है, तो ये चीज़ होती है। एंड फैमिली बिजनेस में जैसे अभी मैं मेरे फादर के साथ काम करती हूँ, तो आई थिंक एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। बहुत बार जैसे हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम फैमिली साथ में कहीं डिनर करने गए, लेकिन मेरी मदर या मेरे हस्बैंड हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि हम दोनों अल्टीमेटली काम की बात ही करने लग जाते हैं। तो वो एक बाउंड्री का ब्लर होना भी एक चैलेंज है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कम्प्लीटली सेपरेट नहीं रख पाते। राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट इसके बहुत प्रोज भी हैं, क्योंकि आई थिंक जब आप एक फैमिली सेटअप में काम कर रहे हैं तो आपका और आपके जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, हमारा विजन हमेशा सेम रहता है कि हमें अपने काम को हमेशा अच्छे एक हाइट पे लेकर जाना है। और जो एथिक्स हम उनसे, जैसे जो मैंने मेरे फादर से काम के एथिक्स लिए, आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, और उनसे जो भी मैंने काम सीखा वो आई डोंट थिंक जब आप किसी और जगह पे काम करते हो तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से सिखाया काम, अगर मैं किसी एम्प्लॉय की तरह किसी और बड़ी पीआर एजेंसी में जाती तो आई डोंट थिंक उस शिद्दत से मुझे कोई काम सिखाता जैसे उन्होंने मुझे सिखाया। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रोज और कॉन्स। एंड मुझे ये लगता है कि बचपन से ही आप इंटर्नशिप कर रहे हैं घर में क्योंकि आप घर में जैसा देखते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से आपको नहीं चाहते हुए भी आप वो चीज़ें सीख ही जाते हैं। हाँ, तो बचपन से तो मेरे फादर पीआर में ही थे, लेकिन उनका खुद का काम नहीं था, वो उन्होंने अराउंड 30 इयर्स गवर्नमेंट में काम किया है, लेकिन अच्छा। पीआर के फील्ड में ही काम किया है। तो हाँ, मुझे बचपन से एक पीआर वर्ड तो मैं सुनती ही आ रही हूँ, और न्यूज़ पेपर्स और न्यूज़ से मैं जुड़ी हुई हूँ बचपन से। तो हाँ, और साथ में आई थिंक जैसे अपब्रिंगिंग हमारी होती है, जैसे घर में हम बड़े होते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यंग एज में बच्चों जो जैसा देखते हैं वो धीरे धीरे वैसा ही करते हैं। तो मेरी लैंग्वेज स्किल में आई थिंक अच्छी होने में मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है पढ़ने और लिखने के लिए। इनफैक्ट कभी भी कोई बर्थडे या कोई भी अच्छा रिज़ल्ट स्कूल का होता था तो वो जो मुझे गिफ्ट देते थे उस चीज़ के लिए, वो हमेशा कोई ना कोई किताब होती थी। सो आई थिंक दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी इन इम्प्रूविंग माई लैंग्वेज स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। अच्छा तुषारिका, अगला सवाल मेरा ये है कि जो आज का डिजिटल युग है, इसमें प्रिंट मीडिया मुझे लगता है कि बहुत ही आउटडेटेड माना जा रहा है। वहाँ आपने आज भी पब्लिकेशंस के लिए लिखा है। आपकी नज़र में आज के दौर में प्रिंट की क्या रेलेवेंस है? ये चीज़ बहुत टाइम से लोग कह रहे हैं कि टीवी, पहले बोला टीवी के आने से कि प्रिंट मीडिया की डेथ हो गई, फिर इंटरनेट के आने से, मोबाइल फ़ोन्स के आने से ऐसा माना गया कि अब आजकल के टाइम में अखबार कौन पढ़ना चाहता है। तो लेकिन मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में भी लोग अखबार पढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह की शुरुआत ही चाय और अखबार के साथ होती है। इनफैक्ट मैं खुद उनमें से हूँ जो सुबह जब तक अखबार नहीं पढ़े तो ऐसा लगता है हमारा दिन शुरू नहीं हुआ है। तो एक लिमिटेड ऑडियंस ज़रूर है, बिकॉज़ आजकल के जो युवा हैं वो प्रेफर करते हैं अपना न्यूज़ वो टेलीफोन से या मोबाइल फ़ोन से या सोशल मीडिया से लें। लेकिन अभी जैसे अगर आप देखेंगे कि जब हमारे जो अभी कश्मीर में जो हुआ, उस टाइम पे इंटरनेट और टीवी पर कितनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई, और
इस टाइम पे मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया का रेलेवेंस बहुत सामने आता है, बिकॉज प्रिंट मीडिया जो है टीवी और इंटरनेट में ये होता है कि उन्हें तुरंत वो न्यूज़ को ब्रेक करना होता है, फटाफट दिखाना होता है, इस वजह से बहुत बार कुछ चीज़ें गलत दिखा दी जाती हैं या मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर स्प्रेड होते हैं। राइट। लेकिन प्रिंट मीडिया में ये होता है कि क्योंकि वो नेक्स्ट डे प्रिंट होता है, तो उनके पास में एक टाइम होता है उस न्यूज़ को अच्छे से स्टडी करने का, फैक्ट्स को एनालाइज करने का। और प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़ आती है वो बहुत से गेट कीपर्स के थ्रू होकर जाती है, विच मीन्स हर लेवल पे एडिटर्स होते हैं जो उस न्यूज़ को फैक्ट चेक करते हैं। तो आई थिंक ऐसे टाइम में प्रिंट मीडिया की रेलेवेंस और सामने आती है, बिकॉज उसमें हम रिलाई कर सकते हैं कि वहाँ से हमें हमेशा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट। अच्छा, मुझे भी कई बार ये लगता है कि शायद जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, उस पर जो न्यूज़ आती है, मुझे लगता है कॉपी भी ज़्यादा होती है, कई बार फेक न्यूज़ तो होती है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। प्रिंट मीडिया में मुझे लगता है कि ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि न्यूज़ फेक हो। जी हाँ, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि प्रिंट मीडिया एक तो क्योंकि उनके पास में समय होता है, उनको उसी समय न्यूज़ को ब्रेक नहीं करना होता है, उनके पास 6-7 घंटे होते हैं उस न्यूज़ को स्टडी करने के लिए, तो वो बहुत से सोर्सेज से फैक्ट्स को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें चांसेस कम होते हैं। सेकेंडली, उन्हें ये भी पता होता है कि आज के टाइम में हम सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, अगर हमने कुछ गलत भी पोस्ट कर दिया तो हम उसे बहुत जल्दी एडिट कर देते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया में जो एक बार छप गया उसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो लिखने वाले भी होते हैं उनके माइंड में ऑलरेडी ये एक चीज़ होती है और उनकी प्रैक्टिस रहती है, इसलिए तो वो बहुत केयरफुली उस न्यूज़ को लिखते हैं। एंड थर्डली, क्योंकि बहुत से एडिटर्स और गेट कीपर्स के थ्रू ये न्यूज़ होकर जाती है, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले। और इसीलिए जब कोविड का भी टाइम था तब भी ये बहुत फेक न्यूज़ और फेक मैसेजेस व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे होते थे, एंड लोग सिर्फ जो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता था उसी बात को द फाइनल वर्ड मानते थे। सो आई थिंक इस चीज़ में बहुत रेलेवेंट है प्रिंट मीडिया आज भी। अच्छा तुषारिका, आप प्रिंट मीडिया के लिए भी लिखते हैं, आप डिजिटल के लिए भी लिखते हैं, तो आपको दोनों में क्या अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सो प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक जो मुझे लगता है वो है कि वहाँ पे स्पेस कम होती है। आप एक न्यूज़पेपर अगर देखेंगे तो उसमें बहुत से अलग अलग सेक्शंस आपको मिलते हैं, उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें बिज़नेस भी है, उसमें सिटी की लोकल न्यूज़ भी है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी है। तो बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें उनको कवर करनी होती है एक सप्लीमेंट में, तो एक स्पेस का क्रंच होता है प्रिंट मीडिया में। तो जैसे हमें कोई भी चीज़ बतानी है उसे हम मैक्सिमम 250-300 वर्ड्स में हमें वो न्यूज़ लिखनी होती है, जबकि सोशल मीडिया में आपके पास में, क्योंकि उसमें कोई ऐसा स्पेस का क्रंच नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी बड़ी, जैसे मैं बड़े आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, तो आप वो लिख सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया का एक चैलेंज ये है। लेकिन सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें हम कुछ एडिट नहीं कर सकते बाद में प्रिंट होने के, तो आपको बहुत, आई थिंक ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आप बहुत केयरफुल हो जाते हैं अपने ड्राफ्ट के साथ में कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, एंड फिर वही प्रैक्टिसेस आप एक्चुअली डिजिटल मीडिया में भी अप्लाई करने लगते हैं, क्योंकि आपकी हैबिट वैसी बन जाती है कि अपने ड्राफ्ट को 2 बार 3 बार चेक करें। अच्छा। तो आई थिंक इससे ये फ़ायदा होता है कि आप डिजिटल मीडिया में भी केयरफुल हो जाते हैं। थर्डली, आई थिंक डिजिटल मीडिया का एक फ़ायदा जो मुझे बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया, जैसे आज न्यूज़पेपर आया और कल वो पुराना हो जाता है, तो प्रिंट मीडिया की शेल्फ़ लाइफ जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मीडिया। क्योंकि अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं या किसी न्यूज़ वेबसाइट पे लिख रहे हैं, तो वो लिंक आपको हमेशा एक्सेसिबल होता है, आप कभी भी वापस उस लिंक को जाकर देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ जब प्रिंट मीडिया में छपता है तो वो एक्चुअली उसी दिन के लिए होता है, उसके बाद उस पे जाना काफ़ी आपको आर्काइव्स या न्यूज़पेपर के आर्काइव्स में जाना होगा। तो आई थिंक ये डिजिटल मीडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एंड आप वो अक्रॉस जोग्राफी आप उस लिंक को शेयर कर सकते हो, एंड वर्ल्ड ओवर कहीं भी लोग उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा। तो डिजिटल मीडिया के भी अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं प्रिंट के, कि आप अपना ड्राफ्ट अच्छे से लिखते हैं, उसको अच्छे से चेक करते हैं, और वही चीज़ें अगर आप डिजिटल में अप्लाई करते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी विन विन सिचुएशन हो जाती है। अच्छा तुषारिका, एआई का ज़माना है, तो आपको क्या लगता है कि इस एआई के ज़माने में जो ह्यूमन राइटर्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं ऐसा लोग क्यों सोचते हैं आजकल कि क्योंकि एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, तो अब राइटर्स का रोल जो है वो कम हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एआई को हमें, एआई के अपने बहुत एडवांटेजेस हैं। एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, जैसे ग्रामरली करके एक टूल होता है जिसमें हम अपना ड्राफ्ट डालते हैं चेक करने के लिए कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, वैसे ही हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एआई से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जिनकी एक्चुअली लैंग्वेज स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी और वो लिखना चाहते हैं तो वो एआई से मदद ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो एआई और ह्यूमंस को अलग करती है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, वो चीज़ एआई में मिसिंग है। तो अगर आज मैं कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाने भी गई, तो अगर मैंने कुछ खाया और कुछ कॉफ़ी पी और वो खाकर मुझे कैसा फ़ील हुआ, ये चीज़ मैं ही फ़ील कर सकती हूँ, ये एआई कभी फ़ील नहीं कर पाएगा। राइट। तो वो उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, तो जब तक मैं वो एक्सपीरियंस फ़ील नहीं करूँगी तब तक मैं उसको कैसे, एआई को भी कैसे बताऊँगी कि मेरे को ऐसा फ़ील हुआ, मैं ऐसा लिखना चाहती हूँ। ओके। तो आई थिंक मैं इसमें राइटिंग में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक फील्ड होती है घोस्ट राइटिंग, जिसका मतलब होता है कि कोई भी जो अपनी बुक लिखना चाहे, आर्टिकल लिखना चाहे, तो वो उनके नेम से छपती है लेकिन उसे लिखता कोई और है। तो मैं बहुत से लोगों के लिए घोस्ट राइटिंग भी करती हूँ। अच्छा। एंड मुझे भी ये लगा था कि हो सकता है क्योंकि अब एआई और चैट जीपीटी आ गया तो वो लोग मुझे क्यों यूज़ करेंगे जब वो वहाँ से लिखवा सकते हैं। लेकिन मेरे जो घोस्ट राइटिंग के क्लाइंट्स थे वो अभी भी हैं, बिकॉज़ वो ये जानते हैं कि आप हमारे पर्सनालिटी को समझते हो कि हम कैसे हैं और हम क्या उस बात को, क्या वॉइस, क्या नोट देना चाहते हैं जो एआई नहीं समझ सकता। राइट। सो आई डोंट थिंक कि एआई के आने से राइटर्स को उनकी जॉब का कोई ख़तरा है, लेकिन वो डेफिनेटली उसे एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग को और बेटर बनाने के लिए। अच्छा तुषारिका, मैं आपका ऑल अबाउट जयपुर पेज फॉलो करती हूँ और बहुत सारे लोग करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जो कि अपने रेगुलर बेस पे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं, लेकिन कैप्शन जब मैं उनका देखती हूँ तो वो मतलब कई बार रिलेवेंट नहीं होता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आया पढ़ने में। तो आपको क्या लगता है कि जो कैप्शन है उसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बिकॉज़ आई थिंक जब मैंने मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया था तब रील्स आए भी नहीं थे। एंड तब मैंने एक्चुअली वेबसाइट से स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे सिर्फ राइटिंग पे ही ज़्यादा ज़ोर होता है जब ब्लॉग्स की बात करें तो। एंड उस चीज़ को जब मैंने इंस्टाग्राम पे अडेप्ट किया तो वहाँ पे मैं बहुत लंबे लंबे कैप्शंस के पोस्ट लिखती थी, 1 या 2 या 3-4 फ़ोटोज़ लगा के, और रील्स वगैरह पे मैं बहुत बाद में आई। तो आई थिंक जो लोग कैप्शन पढ़ते हैं, जैसा कि प्रिंट मीडिया के लिए है कि एक कम नीश और सिलेक्टिव ऑडियंस है, लेकिन एक बहुत ही लॉयल और इंगेज्ड ऑडियंस है जो आपका कंटेंट एक्चुअली पढ़ते हैं और जो एक्चुअली वो पढ़कर उन्हें या तो वो उन रिकमेंडेशंस को यूज़ करते हैं, या मेरे पास बहुत बार मैसेज आते हैं लोगों के कि हम आपका ये पढ़कर हम वहाँ गए और हमें अच्छा लगा। तो आई थिंक कैप्शन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में भी, जहाँ पे आपको लगता है कि लोग सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं कि वो रील्स देखे जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक मास ऑडियंस वैसा कर रही होगी, लेकिन एक बहुत सिलेक्टिव और एक लॉयल ऑडियंस होती है आपकी, जो जैसे मेरे केस में मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ जो मेरे कैप्शंस को पढ़ते हैं। और आई थिंक फॉर मी दैट इज़ अ विन कि मैं उन लोगों के हार्ट्स को जीत पा रही हूँ, रादर देन थिंकिंग दैट आई हैव टू विन द एल्गोरिथम और मेरे को अपनी रील्स को इतने लोगों तक पहुँचाना है। मेरे लिए अगर रील 1000 की जगह 100 लोगों तक भी पहुँचे, लेकिन वो उस चीज़ से इंगेज कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं और उस चीज़ से उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। राइट। अच्छा तुषारिका, आपने प्रिंट मीडिया भी देखा है, आपने अभी जो अभी डिजिटल वाला टाइम चल रहा है वो भी आप देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? आपको मतलब पर्सनली आपको क्या अच्छा लगता है? जी, मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि मेरा प्रिंट मीडिया में इतना एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं उन प्रिंसिपल्स को जो डिजिटल मीडिया में अप्लाई कर पाती हूँ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 Ws एंड 1 H जो होता है वो हम प्रिंट मीडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, विच इज़ कि व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ। तो यही चीज़ें अगर जब हम न्यूज़ की डिजिटल मीडिया में बात करें, तो जैसे आजकल इन शॉर्ट्स करके जो न्यूज़ ऐप थी उनमें ये माना जाता था कि बहुत छोटे आपको संक्षिप्त वे में वो एक कोई भी न्यूज़ बता देते हैं। तो
न्यूज़ का सबसे रेलेवेंट पार्ट ही 5 Ws और 1 H है। तो अगर आपने ये प्रिंट मीडिया में पढ़ा है और लिखा है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए डिजिटल मीडियम में भी उस चीज़ को अडेप्ट करना। अच्छा। तो आई थिंक मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा बैलेंस रहा है कि मैं प्रिंट मीडिया की अपनी लर्निंग्स को डिजिटल में अप्लाई कर पाती हूँ। एंड आई थिंक जो मैं प्रिंट मीडिया के लिए भी लिखती हूँ उसको मैं एडिट करके डिजिटल मीडिया के लिए भी डाल देती हूँ। तो मेरे लिए दोनों ही तरफ से जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। थर्डली जो भी प्रिंट मीडिया में आजकल आता है वो भी हम सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत से और लोगों तक भी पहुंचा पाते हैं। तो जैसे अगर जयपुर के लोकल न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है तो वो सिर्फ अब आज जयपुर की ऑडियंस तक ही सीमित नहीं है, मैं उसे सोशल मीडिया पे शेयर करके दिल्ली, बॉम्बे या वर्ल्ड में भी कहीं कोई भी उस चीज़ को पढ़ सकता है। तो आई थिंक एक दोनों को साथ में रखकर चलना एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। एंड तुषारिका, मुझे जो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है वो यही लगता है कि वर्ल्ड वाइड आप पहुंच रहे हैं, आपकी न्यूज़ पहुंच रही है, जबकि प्रिंट मीडिया में ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रिंट मीडिया की ये अपनी लिमिटेशन है, लेकिन आजकल प्रिंट मीडिया में भी उन्होंने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी अडेप्ट कर लिया है और उनकी प्रिंट मीडिया की भी ऐप्स होती हैं। हाँ। जो कोई भी कहीं एक्सेस कर सकता है, या फिर उनका ई-पेपर होता है जो PDF हाँ। आप डाउनलोड करके किसी को भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे प्रिंट मीडिया ने भी अपने डिजिटल मीडिया को अडेप्ट करके अपनी रीच और बढ़ाई है। राइट। अच्छा तुषारिका, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज जब कंटेंट क्रिएशन सिर्फ नंबर्स और व्यूज़ पर टिका है, तब आपने एक ऐसा ब्लॉग चलाया जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करता है। तो इसके पीछे की क्या सोच रही, अगर मैं बात करूं ऑल अबाउट जयपुर की? जी, एक्चुअली मैंने जब मेरा इंस्टाग्राम पे पेज स्टार्ट किया तो वो कोविड का टाइम था। एक्चुअली मुझे अपने PR के काम से और राइटिंग के काम से उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों की हेल्प करूं। जैसे उस टाइम पे बहुत से लोग मेरे ऐसे सामने आए जिनकी जॉब्स चली गई कोविड के दौरान। अच्छा। और वो लोग वापस जहाँ भी अपना काम कर रहे थे, बॉम्बे, दिल्ली, और वो वापस जयपुर आ गए। और जयपुर आकर उन्होंने अपने छोटे छोटे काम स्टार्ट किए, जैसे कोई अपने घर में कुछ कुक कर रहा था, कुछ बेक कर रहा था, कोई पेंटिंग्स बना रहा था। तो कुछ लोगों ने, ऐसे लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि हम कोविड में ये काम कर रहे हैं अपने घरों से ही। अच्छा। तो मुझे लगा कि क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी उनकी जॉब चली गई लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक नए सिरे से एक काम स्टार्ट किया है, तो क्यों ना मैं उनकी हेल्प करूं अपने पेज के थ्रू। और मैंने उनके लिए उस टाइम पे एक सीरीज़ स्टार्ट करी जो जयपुर के ऐसे स्मॉल बिजनेसेस या एंटरप्रेन्योर्स थे, और मैंने उनको फ़ीचर करना स्टार्ट किया। अच्छा। जिनका काम मुझे वाकई में अच्छा लगता था कि उनके काम में क्वालिटी भी है और वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो मैं उनका काम फ़ीचर करने लगी। फिर एक सीरीज़ मैंने स्पेशली करी कोविड के दौरान, बहुत से लोगों ने होम किचन स्टार्ट किए थे, तो एक सीरीज़ मैंने उन पे फोकस करते हुए करी। और जब मैंने देखा कि बहुत से लोगों को इनसे फ़ायदा भी हो रहा है, कि उनका जो काम है वो लोगों तक पहुंच पा रहा है, तो मुझे लगा कि ब्लॉगर्स तो बहुत हैं, लेकिन जब तक मेरे ब्लॉग में कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की का मेरे पास DM आया एक दिन कि मेरी कॉलोनी का एक डॉग है जिसको मैं रोज़ फीड करती थी, वो गायब हो गया है पिछले 2 दिन से। अच्छा। तो और उससे पहले ही मैंने कुछ ऐसे NGOs को फ़ीचर किया था जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो उनमें से एक NGO हेल्प इन सफरिंग, मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने उन्हें बोला कि आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो उनकी हेल्प करने आए और विदिन अ डे वो डॉग वापस आ गया। एंड वो लड़की बहुत थैंकफुल थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने एक्चुअली सिर्फ उनकी इसकी बात सिर्फ उन तक पहुंचाई, लेकिन तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मेरे पास में मेरे ब्लॉग की वजह से सही लोगों के कनेक्शंस हैं, मैं उनको रीच आउट कर सकती हूँ, वो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्यों ना मैं लोगों की हेल्प करूँ। तो आई थिंक जब तक मेरा ब्लॉग है, मेरा पर्पस, ऑब्जेक्टिव, जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कैसे मैं जयपुर के, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटे बिजनेसेस हों, या कोई कुछ नया कर रहा है, या हमारी सिटी में कुछ नया हो रहा है, तो उसको मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। अच्छा तुषारिका, आप एक डॉटर हैं, आप एक वाइफ हैं, तो अपना जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अपने घर को, अपने काम को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं?
मेरा क्योंकि काम भी ऐसा है कि मेरे मोस्टली वीकेंड्स भी वर्किंग होते हैं और मेरे कोई फिक्स्ड वर्क आवर्स भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों का टाइम होता है ऑफिस का 9 to 6, तो मेरे ऐसे कोई फिक्स्ड वर्क आवर्स नहीं है। कभी मेरी अर्ली मॉर्निंग भी होती है, कभी मेरी लेट नाइट भी होती है। तो आई थिंक वो बैलेंस करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपके घर वाले कितने अंडरस्टैंडिंग हैं और कितना समझते हैं कि आपके लिए आपका काम कितना ज़रूरी है, और आपके लिए वो घर का एनवायरनमेंट इस चीज़ के लिए कितना कंफर्टेबल बनाते हैं कि आप बाहर जाके एक्सेल कर पाएँ। सो आई थिंक इन दिस, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यूजुअली लोग है ना किसी भी काम को जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि ये सफाई का काम है तो ये मतलब फ़ीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या खाना बनना है तो ये फ़ीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन इफ़ अगर आपके घर में हेल्प भी है वो चीज़ें करने के लिए, लेकिन उस चीज़ को ओवरऑल मैनेज करना या ओवरसी करना जो है वो फ़ीमेल का काम माना जाता है। लेकिन थैंकफुली मेरे घर में ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स नहीं हैं कि ये फ़ीमेल का काम है या ये मेल का काम है। एंड अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मेरी मदर भी वर्किंग रही हैं, उन्होंने 32 इयर्स काम किया, तो ये चीज़ मैंने तब भी सीखी कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ एक वुमेन का है। अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ ऑफ द पर्सन, उनका वर्क शेड्यूल क्या है, इसके अकॉर्डिंग उनकी फैमिली को एडजस्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही जब मेरे हस्बैंड भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें मैं देखती हूँ, और मेरे जब इवेंट्स होते हैं, जब मैं 5-5, 6-6 दिन, कभी कभी घर से 15-16 घंटे बाहर रहती हूँ, तो उस सिचुएशन में वो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आई थिंक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से या अपने फैमिली से होनी बहुत ज़रूरी है फॉर अ वुमन टू बी एबल टू बैलेंस दिस। अच्छा तुषारिका, आपके जो फादर हैं जिनको सब जैक्स बोलते हैं, उन्होंने इस बार कम्युनिकेशन की नींव रखी, आपने उनको ज्वाइन किया, आप भी उन्हें मतलब आगे से आगे आप बढ़ा रहे हैं अपनी तरह से, क्योंकि 2 जनरेशन जब साथ मिलकर काम करती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर सकती है। आगे फ्यूचर आपके क्या प्लान हैं? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती। मैं प्रेजेंट में रहने में बिलीव करती हूँ कि जो इन द मोमेंट हो रहा है मैं उसको अच्छे से अपना वहाँ पे 100% दूँ, और जो हो रहा है उस मोमेंट को मैं इंजॉय करूँ। तो फ्यूचर में मेरे यही प्लान है कि जो भी मैं करूँगी, चाहे मैं ट्रेडिशनल पीआर को कंटिन्यू करूँ या मैं ज़्यादा मॉडर्न फॉर्म्स को लाऊँ, मेरा जो उन्होंने मुझे एक सीख दी है कि हमेशा अपने काम में परफेक्शन और मेटिक्युलस होने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको बहुत बारीकी से देखना चाहिए, बिकॉज़ वही लॉन्ग रन में आपको हेल्प करती हैं। तो फ्यूचर कुछ भी हो, मेरा यही रहेगा कि मैं जो मैंने उनसे एथिक्स सीखे हैं काम के, उनको मैं आगे भी फॉलो करूं, चाहे मैं ये काम करूं या कोई और। अब मैं जैसे फादर डॉटर की बात करती हूँ कि आप घर पे फादर डॉटर हैं, लेकिन जब आप वर्क प्लेस पर होते हैं तो बहुत बार मुझे लगता है कि जनरेशन गैप भी होता ही है, चाहे हम कितना भी सोचें नहीं है, लेकिन होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपको कोई चीज़ समझ आए कि नहीं ऐसे करना है और पापा ने कहा नहीं ऐसे करना है, तो कभी ऐसा भी होता है आप लोगों में? बहुत होता है। इनफैक्ट बहुत बार स्टार्टिंग में तो हमारे बहुत बार इस चीज़ को लेकर झगड़े भी होते थे कि मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वो बोलते थे कि इतने सालों से ये ऐसे ही होती आ रही है और सही होती आ रही है, तो हम क्यों चेंज करें। तो ये चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, लेकिन आई थिंक विद टाइम हम दोनों ने एक दूसरे की बात को समझा और एक्सेप्ट किया कि, और फिर हम एक मिडल पाथ पे आकर मिलना बहुत ज़रूरी है, यू नो। पहले क्योंकि मैं भी आई थिंक आई वाज यंगर और मुझे भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, एंड मैं बोलती थी कि ठीक है मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, फिर यू नो ये मेरा सबसे पहला रिएक्शन होता था कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं करना है। लेकिन आई थिंक विद एज आपके यू नो आप थोड़े मैच्योर्ड भी होते हो और आप समझते हो, एंड आपका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव अगर दोनों का सेम है कि हमें हमारे काम को एक अच्छे मुकाम पे लेकर जाना है, तो उस मिडिल पाथ पे आके मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे कुछ चीज़ों में वो भी अपना काम करने का तरीका चेंज करते हैं, कुछ चीज़ों में मैं भी उनके तरीक़ों से अडेप्ट करती हूँ, एंड आई थिंक उस दोनों के उस अडेप्ट करने से और थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने से एक अच्छा बैलेंस हो जाता है। अच्छा तुषारिका, आपके जो फादर का जो इम्पैक्ट है वो सभी को दिखता है आपके ऊपर, आपकी लाइफ पर आपकी जो मदर है उनका क्या इम्पैक्ट है और कितना है? ये आपने सही कहा कि क्योंकि
पब्लिक लाइफ में मैं और मेरे फादर हमेशा ज़्यादा दिखते हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों को ये पता भी नहीं कि मेरा एक भाई भी है, उन्हें लगता है कि मैं उनकी ओनली डॉटर हूँ। या मेरी मदर जो है वो ज़्यादा बाहर इवेंट्स में या नहीं आती, तो ऐसा लोगों को लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स मेरे फादर का इम्पैक्ट है, लेकिन मेरी मदर का भी बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो एक वर्किंग वुमन थी। वो उन्होंने 32 इयर्स जो है एक सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ाया। अच्छा। और मैंने बचपन से ही देखा है उन्हें कि वो किस तरीके से घर को और काम को दोनों को मैनेज करती थी। एंड इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी मदर वर्किंग क्यों है। जब मैं स्कूल जाती थी मैं देखती थी और बच्चों की मम्मी उन्हें छोड़ने आ रही है या स्कूल से लेने आ रही है, जो मेरी मदर अपने, क्योंकि उन्हें भी स्कूल में पढ़ाने जाना होता था तो वो नहीं कर पाई। उस टाइम पे मुझे लगता था कि ये ऐसा क्यों है, मेरी मदर को भी वर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि एक वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होना कितना ज़रूरी है। और आई थिंक मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी रोल मॉडल हैं कि कैसे अपने घर को और काम को साथ में लेकर चल सकती है एक वुमेन। सो उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा तुषारिका, अब हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में कुछ तड़का लगे। तो आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को एक वर्ड में डिफ़ाइन करें तो वो क्या होगा? आई थिंक गो गेटर। हिस्ट्री या जर्नलिज्म, क्या आपके दिल के सबसे करीब है? हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन पिछले 10 साल से क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो आई वुड चूज़ जर्नलिज्म। टी पर्सन और कॉफ़ी पर्सन? टी पर्सन फॉर श्योर। आपकी ऑल टाइम फेवरेट बुक? द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। बिल्कुल, और मैं भी चाहूँगी कि मैं उसको पढूं, और जितने भी हमारे लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रूर इस बुक को मैंने पढ़िए। स्कूल टाइम में ये बुक पढ़ी थी, मेरी स्कूल लाइब्रेरी से लेकर, और ये अच्छा। बुक ऐसी है जो आज भी मेरे पास कलेक्शन में है और मैं बार बार इस बुक को पढ़ती हूँ, क्योंकि इस बुक का जो मैसेज वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में जर्नी को एंजॉय करना चाहिए रादर देन गेटिंग फोकस्ड ऑन द आउटकम। आप उस जर्नी में जो आप सीख रहे हैं वही एक्चुअली आपकी मेन लर्निंग है। घर के अलावा जयपुर में एक ऐसी प्लेस जहां आप बार बार जाना पसंद करेंगी? घर के अलावा मुझे सेंट्रल पार्क जाना बहुत पसंद है। आई थिंक मैं सुबह वहाँ जाती हूँ तो मेरा माइंड काफ़ी रिफ़्रेश्ड हो जाता है। एक ऐसा सेलिब्रिटी या ऐसी पर्सनैलिटी जो इस दुनिया में है या नहीं है, आप उनके साथ बैठकर चिट चैट करना चाहेंगे, कॉफ़ी या टी पीना चाहेंगे? आई थिंक मे बी राइट नाउ बिकॉज आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ मानव कौल, तो आई थिंक उनके साथ। अच्छा, कोई कुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं लिखा है और आप अपने मतलब इन फ्यूचर आप लिखना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मुझे मेरी खुद की किताब लिखनी चाहिए, तो ऐसा मैं सोच रही हूँ कि इन फ्यूचर मैं एक बुक लिखूँ। अच्छा तुषारिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने प्रिंट मीडिया के बारे में जाना, सोशल मीडिया के बारे में जाना, राइटर के बारे में जाना, इवन मुझे आज घोस्ट राइटर के बारे में भी पता चला कि वो क्या होता है, और आपके फैमिली वैल्यूज़ के बारे में भी पता चला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों और आपकी सादगी ने सच में दिल को छू लिया। पूरी लोकमत राजस्थान टीम की तरफ से आपको आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स और जीवन के हर कदम के लिए ढेरों शुभकामनाएँ। थैंक यू। मुझे भी यहाँ आकर और आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आ सकूँ। और अब तुषारिका, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे लोकमत राजस्थान के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको एक अच्छा सा मैसेज देकर जाएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आपने एक सवाल में मुझसे पूछा था कि फ्यूचर के क्या प्लान हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर के बारे में ना सोच के आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए और उसे कैसे फुल्ली लिव कर सकते हैं ये सोचिए। और लोकमत जैसे चैनल्स को देखिए और मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन से बचिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की तुषारिका सिंह से, जाना इनकी जर्नी के बारे में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और इन वोग नारी शो के साथ, जिनके पास होगी एक और अनकही इंस्पायरिंग बात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, नारी के अंदर है दुनिया को बदलने की ताकत, और आप इस दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। मिलती हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार।